नमस्कार, माय क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बंगाली वेब सीरीज निखोज यानी लापता की सीजन 2। चलिए बेकार की बातों में टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा शुरू कर देते हैं एक्सप्लेनेशन। डीसीपी वृंदा बोस की एक लौती लड़की दीति एक रात को अचानक से लापता हो जाती है। अभी ये समझते हैं कि इसके पीछे फेमस रिपोर्टर रोमित सेन का हाथ है, लेकिन रोमित कहता है वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वक्त रमित के खिलाफ कुछ सबूत भी नहीं पाया गया। क्या रमित सेन को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्यों? क्या वृंदा इस रहस्य का उद्घाटन कर पाएगी? क्या वृंदा उसकी बेटी को ढूंढ पाएगी? एक डरावना सपना देखकर वृंदा अपनी आंख खोलती है। ऑफिस में शाहाना से केस के अपडेट के बारे में पूछती है। शाहाना कहती है कुछ खास नहीं। स्वीपर यानी महेंद्र गुप्त जांच में बाधा डाल रहे हैं। ये महेंद्र गुप्त कौन है ये जानने के लिए आप लोगों को सीजन 1 एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा जो चैनल में है। वृंदा कहती है महेंद्र गुप्त से टक्कर लेने के लिए एक ही बंदा है जिसका नाम है अनंत विश्वास। अनंत विश्वास का नाम सुनकर शाहाना कहती है वो उसे जानती है। वृंदा कहती है पुलिस ज्वाइन करने के वक्त वो उसके मेंटर थे। शाहाना कहती है वो अनंत विश्वास को जानती है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान वो उसके गेस्ट लेक्चरर थे। शाहाना ये भी कहती है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के कारण सभी उनसे बहुत डरते थे। अभी हम देखते हैं वृंदा अनंत विश्वास से मुलाकात करने जाती है। बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वृंदा अपनी बेटी के बारे में सब कुछ अनंत विश्वास को कहती है। अनंत विश्वास कहता है वो पहले विशाल के फार्म हाउस पे जाएगा जहाँ पे वो घटना घटी थी। फिर वो रात को वृंदा को फोन कॉल करेगा। अनंत विश्वास से बात करने के बाद वृंदा चली जाती है अपने एक्स हस्बैंड आकाश से मुलाकात करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे। आकाश दीदी के बारे में वृंदा से कुछ बात करना चाहता था। दूसरी ओर शाहाना जाती है रमित सेन के घर पे उसकी बीवी गार्गी से मुलाकात करने के लिए। शाहाना गार्गी से कहती है उसे लगता है इस सब के पीछे रमित सर का कोई हाथ नहीं है, लेकिन गार्गी ये बात यकीन करना नहीं चाहती है। गार्गी शाहाना से कहती है हो सके तो उसके लिए एक नौकरी का बंदोबस्त कर दे। शाहाना कहती है वो कोशिश करेगी। अस्पताल में रोमित से मिलने आती है कलकत्ता के जाने माने लॉयर जानवी। कोई केस कभी नहीं हारती। जानवी रमित से कहती है कि वो उसका केस लड़ेगी और वो रमित को वकालतनामा पे दस्तखत करने के लिए कहती है। रमित कहता है कि जानवी की फीस देने की क्षमता अभी उसमें नहीं है। जानवी कहती है वो इतनी फेमस है कोई ना कोई उसका फीस भर देगा। इस बात की उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रमित कहता है यही तो जरूरत है। कौन है जो मुझे यहाँ से छुड़वाना चाहता है ये जानना जरूरी है। और वो वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करता है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि वृंदा के एक्स हस्बैंड आकाश वृंदा से ये पूछती है क्या उसको मालूम है दीदी के फ्रेंड विशाल ड्रिंक्स में नशीली चीजें मिलाया करता था। आकाश कहता है कि एक दिन दीदी उससे मिलने आई थी तभी उसकी फ्रेंड अहोना ने उसको एक वॉइस रिकॉर्ड मैसेज किया था। तभी ये बात वो जान पाया था। दीदी इसके तुरंत यहाँ से निकल गई थी। बात सुनते ही वृंदा शाहाना को कॉल करती है और उस बार में जाने के लिए कहती है जिस बार में अक्सर दीदी के फ्रेंड्स मिला करते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सामंत जानवी की चेम्बर में बैठे हुए हैं और जानवी पर भड़क रहे हैं क्यों वो वकालतनामे पे रमित का सिग्नेचर नहीं कर पाया। सामंत कहता है उसके हेल्प के बिना जानवी कभी कोई केस नहीं जीत पाया और आगे भी नहीं जीत पाएगा। तभी जानवी सामंत से पूछती है वो रमित सेन के केस को लेकर इतना चिंतित क्यों है। सामंत कहता है वो वृंदा को जैसे भी हो ये केस जीतने नहीं देगा। सामंत कहता है वृंदा की वजह से कई बार उसको ह्यूमिलेट होना पड़ा और उसकी प्रमोशन भी रुक गई। सोचिए किसी की लड़की नहीं मिल रही और वो अपना दिमाग लगा रहा है। आखिर जानवी भी पैसे के लिए ही काम करती है तो वो सामंत से कहती है कि वो जरूर रमित का सिग्नेचर ला के देगी। वृंदा शाहाना को लेकर उस बार में जाती है और दीदी की दोस्तों से ये कहती है कि तुम सभी का फिंगरप्रिंट उस कार में मिला है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम है जयदीप मित्र जो दीदी के फ्रेंड सुमित मित्र का बड़े भाई है जो एक लॉयर भी है। बंदा कहता है उस कार में इन लोगों का फिंगरप्रिंट मिलना स्वाभाविक है। क्या कहती है क्यों? वो बंदा कहता है कि उस कार से ही तो वो लोग उस फार्म हाउस पे गए थे। वृंदा अपने आप को काबू में नहीं रख पाती और विशाल को एक तमाचा लगाकर ये पूछती है क्या तुम ड्रिंक्स स्पाइक करते हो और दीदी को भेजा हुआ अहोना का वो वॉइस मैसेज के बारे में भी पूछती है। तभी जयदीप मित्र बीच में आ जाता है और कहने लगता है वो एक मजाक का वॉइस मैसेज था। वो
उस दिन मेरे फ्लैट में ही पार्टी चल रही थी। दीदी आने में देर कर रही थी तो ओहना ने मजाक में वो वॉइस मैसेज उसको भेजा था। ओहना भी इस बात से एग्री करती है। आनंद विश्वास वृंदा को फोन करता है और कहता है कि दीदी को लापता हुए 12 दिन हो चुका है। कल रमित सेन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। उसे और पुलिस कस्टडी में नहीं पाओगी, अभी तो वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा। वृंदा शाहाना को लेकर उस पुलिस स्टेशन में जाती है जिस इलाके में वो फार्म हाउस है। ऑफिसर इंचार्ज से कहती है उस रात की उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए। कुछ सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वृंदा थोड़ा मुस्कुराती है और सभी फुटेज को पेन ड्राइव से भेजने के लिए कहती है। अभी वहाँ पे सुबल हजरा नाम का एक आदमी आता है कंप्लेन दर्ज करने के लिए। कहना है उसका एक टूटा फूटा स्कूटर उस रात चोरी हो गया था। एक बंदा कहता है कि उसका मछली पकड़ने का जाल भी उस दिन से गायब है। उन लोगों का कहना है कि पुलिस वाले ये छोटी मोटी केस दर्ज नहीं करते हैं। वृंदा ऑफिसर इंचार्ज से उन लोगों का कंप्लेन दर्ज करने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाती है। वृंदा पूरी रात सारी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विजय और रोशनी के घर जाती है। वृंदा विजय से कहती है कि पिछले दिनों पूछताछ के दौरान उसने कहा था उस फार्म हाउस से निकलकर रोशनी को उसकी मायके छोड़कर अपने घर गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और कह रहा है। दोनों उस फार्म हाउस से निकलकर कुछ और रास्ते घूमकर रोशनी के मायके पहुंचे थे। ये बात सुनकर और सीसीटीवी फुटेज देखकर रोशनी कांप जाती है, उसका पसीना छूटने लगता है। वो विजय से कहती है कि मैं और झूठ नहीं बोल सकती हूँ, अब मैं सब सच बता दूंगी। रोशनी कहने लगती है उस दिन पार्टी के बाद वो दोनों कार में आते वक्त दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। रोशनी पार्टी में ज्यादा टाइम रमित सेन के साथ बिताने के कारण विजय उस पर गुस्सा कर रहे थे। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। विजय नशे में था, तभी एक लड़की दौड़कर आकर उन दोनों के गाड़ी के बीच में आ गई थी। विजय नहीं रुका, मैंने उसको बार बार रोकने के लिए कहा था। विजय अपनी करियर अपनी नौकरी के कारण वहाँ से भाग आया। ये सब सुनकर वृंदा कहती है डॉक्टर का कहना था अगर उस रात जल्दी से उस लड़की को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता तो लड़की बच जाती। कमिश्नर वृंदा से कहता है कि ऊपरी स्तरों से दबाव दिया जा रहा है रमित सेन को छोड़ने के लिए। संग में ये भी कहता है आखिर इसमें तुम्हारा ही लाभ होगा, अगर वो दोषी है तो बाहर निकलकर कुछ गलतियां तो जरूर करेगा। वृंदा भी राजी हो जाती है। रमित सेन को जानवी राय और उनके लोग छुड़वा लेते हैं। वृंदा अनंत विश्वास को फोन लगाती है और कहती है सर काम हो गया, और महेंद्र गुप्त का वही बात दोहराती है सर अब दूर से देखेंगे जो करीब से नहीं देख पाए। अनंत विश्वास ये बात सुन के मुस्कुराता है। रमित सेन जमानत पर रिहा होने के बाद जानवी को लेकर उस जगह पर जाता है जहां से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। उस जगह पहुंचकर वो एक आदमी को देखता है जो लेमन येलो कलर का एक कोट पहना हुआ है। जो कोट रमित का है, उस रात ये कोट रमित पहने हुए थे। तो उस आदमी से पूछता है ये कोट उसे कहाँ से मिला। वो बंदा रमित को पहचान जाता है और कहने लगता है कि उस रात वो गाड़ी में रमित को मरा हुआ समझकर उसकी बदन से ये कोट उतार लिया था। वो बंदा कहता है उस रात क्या क्या हुआ था वो सब कुछ देखा था। उस इंसान की इस बात से रमित सेन उम्मीद की कुछ किरण देख पाता है। वो बंदा कहने लगता है उस दिन रात को वो एक जगह पे सोया हुआ था, तभी उसने दो अलग अलग रास्ते से दो कार को आते हुए देखा और लाल कलर की कार से कुछ आदमी उतरकर काले कलर की कार के पीछे से रमित सेन को सामने के सीट में बिठाया था। रमित उस इंसान से पूछता है क्या वो किसी का चेहरा देख पाया था। वो इंसान कहता है उसने किसी का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन लाल रंग की कार पे एक फाइटर का छवि था। रमित सेन उस आदमी से कहता है कि ये बात अगर मैं किसी के सामने बोलने के लिए कहूँ तो क्या आप बोलेंगे। वो बंदा कहता है जरूर, लेकिन उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। रमित सेन उस बंदे को 500 रुपया देता है और कहता है कि अगले दिन इसी जगह इसी टाइम पे उसका इंतजार करे। ये कहकर जानवी और रमित वहाँ से निकल जाते हैं। जानवी रमित को एक फोन देती है उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहने के लिए। जानवी रमित को उसके घर के सामने ड्रॉप कर देती है। घर पहुंचकर रमित को कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। उसका बेटा, उसकी बीबी, कोई नहीं चाहता है कि वो उस घर में रहे। ये उन लोगों का यही सोचना है कि दीदी के लापता होने में रमित का कुछ न कुछ हाथ जरूर है। रमित उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। वहाँ से निकलकर वो शहर के एक होटल में आता है, लेकिन दीदी के केस के वजह से उसका इमेज इतना ही खराब हो चुका था, होटल वाले भी उसे रूम देने से इनकार कर देते हैं। बारिश में सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा वो अपना अतीत याद कर रहा था।
वो सोचने लगा जिंदगी उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वृंदा अपने ऑफिस में बैठकर अपनी बेटी को याद कर कर रो रही थी। तभी वहाँ पे शाहाना आती है। वृंदा शाहाना से शामीम अहमद के बारे में पूछती। शामीम का नाम सुनते ही शाहाना उदास हो जाती है। शाहाना कहने लगती है एक समय रमित सेन के वॉइस टीवी में वो दोनों एक साथ काम करते थे। पहले दोस्ती फिर दोनों में प्यार हुआ था, लेकिन शामीम रमित सेन को लेकर बहुत ही इनसिक्योर फील करता था। शामीम ये सोचता था कि शाहाना रमित सेन से प्यार करती है और इस शक के कारण शामीम एक दिन खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है। वृंदा शाहाना से पूछती है क्या शामीम का ये शक झूठ था। शाहाना इस बात का कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ अपने सर को झुका लेती है। वृंदा बहुत रोने लगती है और शाहाना से पूछती है क्या दीदी भी रमित से प्यार करती थी। दोनों एक साथ बहुत रोने लगते हैं। वृंदा के कहने पर कोर्ट से निकलने के बाद रमित सेन पुलिस की नजरदारी में थे। इसी कारण से शाहाना को रमित सेन की इस हालत के बारे में पता चल जाता है। शाहाना रमित से रिक्वेस्ट करती है कि आज रात के लिए वो शाहाना के फ्लैट में चले। घर जाने के बाद रमित शाहाना से कहता है कि शाहाना ने उसको यहाँ रहने के लिए देकर ठीक नहीं की, इसके लिए उसको बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा। शाहाना कहती है जो होगा देखा जाएगा। शाहाना रमित के लिए रात का खाना लाती है और कहती है उसका और एक फ्लैट है, वो कल उसको उस फ्लैट में शिफ्ट कर देगी। वृंदा अनंत विश्वास से मिलने जाती है और अपने सीने में पत्थर रखकर अनंत विश्वास से पूछती है अगर दीदी अब तक जिंदा नहीं है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ हो सकती है। अनंत विश्वास कहता है अगर रमित दीदी के साथ कुछ करता तो क्यों खुद गाड़ी में बैठा रहता। अगर कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो तो दीदी की बॉडी को क्यों छुपाएगा। अनंत विश्वास कहता है कि अगर मान लिया जाए कि दीदी अब तक जिंदा नहीं है तो उसकी बॉडी में कुछ तो ऐसा है, कातिल को पता है, उसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए बॉडी को छुपाए रखा है। अगले दिन शाहाना रमित को उसकी दूसरी फ्लैट में ले आती है। ये फ्लैट अभी पूरी तरह से फर्निश्ड नहीं है। रमित शाहाना से और एक फेवर करने के लिए कहता है। उस घटना के दिन उसकी कार जिस जगह पे खड़ी थी उस जगह की सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहता है और फुटेज लेकर शाहाना को उस जगह पे आने के लिए कहता है जहाँ पे उस रात की उस आई विटनेस से शाहाना की मुलाकात करवाएगा। रमित के कहने पर वो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए उस थाने पे चली जाती। ये सब काम करने के लिए उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और ये सब काम वो वृंदा को छुपा कर रही थी। दूसरी ओर वो इंसान जिसका नाम है जगह, वो दारू के ठेक में दारू पी रहा था और वहीं पे जा पहुंचा सामंत जगह से उस रात क्या हुआ था उसके बारे में सब कुछ पूछने लगता है। पहले तो वो बंदा कुछ कहना ही नहीं चाहता था, लेकिन बंदूक के डर के मारे वो सब कुछ बता देता है। शाहाना उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर रमित के पास जाती है और रमित देखता है जगह ने सच कहा था, उसमें एक समुराई फाइटर का तस्वीर है। शाहाना कहती है गाड़ी का नंबर प्लेट डुप्लीकेट है। शाहाना रमित से कहती है कि देखिए अगर जगह के पास आपके फेवर में कुछ क्लू मिल जाए तो अच्छा ही होगा आपके लिए। वृंदा शाहाना को कॉल देती है और जल्दी से ऑफिस में जाने के लिए कहती है। ऑफिस में तब वृंदा के सामने बैठे हुए थे जयदीप मित्र, जो वृंदा का कुछ एक्स्ट्रा ही केयर ले रहा था। वृंदा से कहता है कि रात भर ना सोने के कारण आपकी आंखों के नीचे पे कालापन आ गया। ये बात सुनकर वृंदा थोड़ा मुस्कुराती है। वृंदा शाहाना को बहुत डांटती है और कहती है कि उसकी इजाजत के बगैर वो क्यों उस थाने में जाकर सीसीटीवी फुटेज को देखा। तभी जयदीप मित्र उन दोनों को प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से उठने की बात करता है, लेकिन वृंदा उसको बैठे रहने के लिए कहती है। शाहाना कहती है उसने जो भी किया इन्वेस्टिगेशन के अच्छे के लिए ही किया है, लेकिन वृंदा शाहाना को रूडली कहती है उसकी इजाजत के बिना कोई कदम ना उठाने को। शाहाना वृंदा को जगह के बारे में कहती है। सारी बात सुनकर वृंदा शाहाना से कहती है वो तो अभी जगह से मिले भी नहीं, तो इतना श्योर वो कैसे हो सकती है, और सीसीटीवी में देखा गया एक लाल गाड़ी कुछ प्रमाण नहीं करता है। ये सब सुनकर शाहाना वहाँ से चली जाती है। जयदीप मित्र वृंदा से कहता है कि काम कर करके वो थक चुकी है, अब वो लोग एक कैफे में जाकर बैठ सकते हैं। वृंदा भी राजी हो जाती है। जयदीप मित्र वृंदा के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है, कहता है दीदी से उसने सुना है वृंदा कितनी अकेली है। दूसरी ओर रमित सेन और जानवी बहुत देर तक जगह का इंतजार करता रहा। जानवी को कुछ डाउट होता है और वो सामंत को फोन लगाती है जगह के बारे में पूछने के लिए। वृंदा जयदीप मित्र से पूछती है कि अगर विशाल और उसके फ्रेंड उस दिन 2 बजे के बाद फार्म हाउस से निकले
तो इससे पहले सीसीटीवी में विशाल का मर्सिडीज क्यों दिखा गया? जयदीप कहता है कि विशाल आहना को उसके घर ड्रॉप करने गया था। के बाद वो फिर से फार्म हाउस पे लौट आया। वृंदा इस बात को यकीन कर लेती है। वृंदा जयदीप से पूछती है कि क्या जगह को पुलिस स्टेशन बुलाया जाए? जयदीप कहता है अगर इस नाम का कोई इंसान हो तो। जयदीप कहता है मुझे लगता है शाहाना को रमित पर कुछ ज्यादा ही क्रश है। वृंदा ये सब बात सुनकर हंसने लगती है। रात को अकेले घर पे वृंदा अपनी बेटी के लिए बहुत रोने लगती है और वो लाल गाड़ी जगह को सड़क पर कुचल देती है। अगले ही सुबह रमित विजय और रोशनी के घर चला जाता है। जाकर उन लोगों से पूछता है उस दिन पार्टी में क्या हुआ था, क्या 2 पेग लेने से ही वो सब भूल गया? विजय कहता है 2 पेग नहीं, तूने 3 पेग लिया था। आखिरी पेग तेरे लिए बनाया था विशाल ने। वो पेग लेने के बाद ही तुझको बहुत नशा चढ़ गया था। ये बात सुनने के बाद रमित शाहाना को फोन करता है और ये विशाल वाला स्टोरी वृंदा को कहने के लिए बोलता है। फिर विजय और रमित जगह को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उस जगह जाकर उन लोगों को पता चलता है पिछली रात को जगह का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग शाहाना को लेकर अस्पताल जाते हैं। अमित देखता है उसके बदन में वो लेमन येलो कलर का कोट नहीं है। नर्स कहती है उसके बदन पे वो कोट नहीं था। शाहाना कहती है एक आखिरी आई विटनेस था, वो भी चला गया। अमित कहता है तो क्या हुआ? जानवी ने तो सब कुछ सुना था, वो कोर्ट में गवाही देगी। ये बात सुनकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी सामंत को जाकर पूछती है उसने जगह को क्यों मार डाला, लेकिन ये बात सुनकर सामंत भी हैरान हो जाता है किसने जगह को मारा। वृंदा फिर से जयदीप से मिलने जाती है और वो जयदीप को जगह की मौत के बारे में कहती है। इस बात को जयदीप ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। जयदीप कहता है ये सभी रमित सेन का नाटक है। अभी वृंदा जयदीप से कहती है कि उसने अभी तक ये नहीं पूछा जगह का मौत कैसे हुआ। ये बात सुनकर जयदीप थोड़ा घबरा जाता है और भी घबरा जाता है जब वृंदा उसे लॉन्ग ड्राइव में जाने के लिए कहती है। जयदीप कहने लगता है उसका गाड़ी खराब है, वो गराज में दिया हुआ है। वृंदा कहती है उसकी भी गाड़ी खराब है। वो उस गराज के बारे में पूछती है। भी वहाँ पे शाहाना आ जाती है। शाहाना वृंदा से कहती है एक ही इंसान है जिसका नाम है सादिक, वो ही कार में डिजाइन बनाता है। उसके पास जाने से ही उस लाल गाड़ी के मालिक का पता चल जाएगा। शाहाना और भी कहती है कि रमित के कार में जगह का फिंगरप्रिंट मिला है। ये सब बात सुनकर अचानक ही जयदीप वहाँ से चला जाता है। वृंदा शाहाना से कहती है जगह का मर्डर रमित सेन ने ही किया है, उसको बचाने के लिए एक्सीडेंट का नाटक बना रहा है। ये बात सुनकर शाहाना घबरा जाती है। कहती है अगर ये बात है तो सादिक की जान खतरे में है क्योंकि उसने रमित को सादिक का एड्रेस दे दिया। वृंदा शाहाना को सादिक को ढूंढने के लिए कहकर वहाँ से कहीं चली जाती है। रमित सादिक को ढूंढते हुए उसी गराज में चला जाता है। एक बंदा कहता है ऐसी कार पेंटिंग सिर्फ सादिक ही करता है। रमित सादिक को ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाता है, लेकिन अचानक ही सादिक रमित को देखकर भागने लगता है। रमित भी उसके पीछे भागने लगता है। दूसरी ओर शाहाना जब सादिक को ढूंढते हुए उसके घर पहुँचती है तो देखा जाता है सादिक को किसी ने खून कर दिया। शाहाना रमित की तस्वीर दिखाने पर एक बुजुर्ग आदमी कहता है हाँ यही आदमी था जो सादिक के पीछे भाग रहा था, शायद उसी ने ही उसका खून किया। ये बात सुनकर शाहाना को यकीन हो जाता है कि वृंदा ठीक कहती थी। तभी वो रमित को मिलने के लिए फोन लगाती है। रमित उसके सामने आते ही वो उसका गन निकलकर उसे कार में बैठने के लिए कहती है। रमित उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन शाहाना उसे कार में बैठने के लिए कहती है। रमित कहता है उसने कुछ नहीं किया। अचानक ही सादिक उसको देखकर भागने लगता है। वो भी उसके पीछे भागता है। एक टाइम वो सादिक को पकड़ लेता है। सादिक उसको पुलिस का आदमी समझाता। सादिक उस लाल गाड़ी को देखकर ही पहचान जाता है। कहता है कि ये विशाल अग्रवाल के बड़े भाई राकेश अग्रवाल की गाड़ी है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और सादिक उसके साथ चला जाता है। मेरे ख्याल से वही सादिक का कातिल है। बात सुनकर शाहाना फिर से गाड़ी घुमाकर सादिक के घर की ओर जाती है। रमित कार के अंदर ही था। तभी अचानक से रमित की नजर पड़ता है उस आदमी पर और वो शाहाना से चिल्लाकर ये बात कहता है। शाहाना उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उस आदमी के हाथ में चाकू था। वो शाहाना के पेट में चाकू चला देता है। रमित वृंदा को इन्फॉर्म करके शाहाना को लेकर अस्पताल चला जाता है। वृंदा पहुंचती है एयरपोर्ट जहां से विशाल और उसके भाई देश छोड़ने वाला था। वृंदा उन दोनों का ये प्लान नाकाम कर देती है। उन लोगों को पुलिस थाने भेजकर खुद चली जाती है अस्पताल शाहाना को देखने के लिए। जो कुछ भी अब तक हुआ रमित वृंदा को सब कुछ बताता है। वृंदा को ये भी कहता है कि विशाल और उसके भाई देश छोड़ने वाला है। इससे ये पता चला उस कातिल का फोन शाहाना के हाथ लग गया था। वृंदा रमित से कहती है कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, अभी वो कहीं नहीं जा पाएगा। रमित कहने
लगता है उसको फंसाया गया है। घटना के दिन जिस जगह पे उसकी गाड़ी रखा गया था उस जगह की सीसीटीवी खराब है, ये सभी को पता है। और विशाल ने उसका ड्रिंक स्पाइट किया, शायद विशाल उसको फंसाना चाहता था। वृंदा कहने लगती है रमित की सारी बात सच है। वृंदा ये भी कहती है कि वो लाल रंग की गाड़ियाँ विशाल का नहीं है, जयदीप मित्र ने उसे खरीद लिया। वृंदा कहने लगती है पहले इंटरोगेशन के बाद से ही रमित सेन के ऊपर से उसका सारा शक चला गया था, क्योंकि दीति और सुमित के बीच में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये वृंदा को पता था। और रमित ने दीति को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ही बाहर निकलने के लिए मैसेज किया था। वृंदा समझ जाती है कि दीति उसके सिवा रमित सेन को भी भरोसा करती थी एज अ गार्डियन। तभी रमित जानना चाहता है कि सब कुछ पता था तो उसको कस्टडी में क्यों रखा गया। वृंदा कहने लगती है असली गुनहगार को छूट देने के लिए, वो गलतियां करे और मेरा काम आसान हो जाए, इसीलिए मैंने आपको इस्तेमाल किया। अगर मैं चाहती तो आपको रिहा कर सकती थी, असली गुनहगार को पकड़ना मुश्किल हो जाता। और उसका ये आइडिया काम आ गया, उसने ढूंढ लिया असली गुनहगार जयदीप मित्र को। वृंदा कहने लगती है इसीलिए तो वो जयदीप मित्र से प्यार का नाटक करने लगती है। सहाना की मदद से केस के बारे में सारी बातें उसके सामने ही करती थी ताकि उसका मोटिव पता चले। जयदीप ने ही किराए के गुंडे से सादिक का कत्ल करवाया। वृंदा सामंत के रूम में जाती है और सामंत से कहती है वो लाख कोशिश कर ले ये केस वृंदा ही जीतेगी, क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर की लड़ाई नहीं है, ये एक माँ की लड़ाई भी है। सामंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वृंदा वहाँ पे जानवी को बुलाती है। जानवी को देखकर सामंत चौंक जाता है। वृंदा कहती है जिस दिन से सामंत ने जानवी को उसके विरुद्ध काम पे लगाया उस दिन से ही वृंदा को सब कुछ पता है। जानवी हर बात वृंदा से कहती थी। वृंदा कहती है अभी वो कमिश्नर को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी उसकी बेटी को ढूंढना है। ये बात कहकर वृंदा वहाँ से चली जाती है। वृंदा फिर से दीदी की दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है और वृंदा जयदीप से कहती है कि उसका असली रूप अब सामने आ गया। वृंदा कहती है सादिक और जगह के बारे में सिर्फ जयदीप और रोमित जानता था, दोनों का ही खून कर दिया गया है। कातिल बांटी सिंह ने सब कुछ उगल दिया। तभी वहाँ पे बांटी सिंह को लाया जाता है। जयदीप बांटी को देखकर समझ जाता है कि उसका खेल अब खत्म हो गया। वृंदा दीदी की फ्रेंड अहुना से कहती है कि दीदी उस पे बहुत ट्रस्ट करती थी, इस रात क्या हुआ था वो जरूर सच बोलेगी। वृंदा ये भी कहती है कि और दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि अहुना के वजह से ही दीदी लापता है। अहुना कहती है ये सब झूठ है, सुमित और विशाल की वजह से ही दीदी मर चुकी है। दीदी मर चुकी ये शब्द सुनते ही वृंदा की पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। दीदी जिंदा है इस उम्मीद पे ही वो इतने दिन इतनी लड़ाई कर रही थी। उसकी बेटी ही उसकी सब कुछ थी, उसकी जीने का सहारा थी। फिर भी वो अपने आप को संभाल लेती है और फिर से इंट्रोगेशन शुरू करती है। अहुना को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। अहुना कहती है उस रात फार्म हाउस जाने के बाद सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। दीदी ज्यादा से ज्यादा टाइम रमित सेन के साथ स्पेंड कर रही थी, जो सुमित को पसंद नहीं था। तभी रमित सेन की वाइफ गार्गी उसको फोन करती है और रमित घर लौटने के लिए निकलता है। तभी सुमित 2 ड्रिंक्स बनाता है। एक ड्रिंक्स के अंदर कुछ नशे की चीज मिलाता है। एक्चुअली विशाल वो ड्रिंक रोशनी को देना चाहता था, रोशनी के साथ कुछ गलत करने की इरादे में था। गलती से रोशनी का ड्रिंक रमित पी लेता है। कुछ देर के बाद रोशनी, विजय, दीति और रमित वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गलती से दीति अंदर अपना फोन छोड़ आई थी। दीति अपना मोबाइल लेने अंदर जाती है और तभी सब बात सुन लेती है। ये सब सुनकर दीति बहुत गुस्सा करती है। दीति का गुस्सा और ज्यादा हो जाता है जब उसको पता चलता है कि रमित बेहोश हो गया। कहने लगती है कि वो उसके माँ को सब कुछ बता देगी। सभी नशे में थे। ये बात सुन के सभी दीति को बुरा भला कहने लगते हैं। दीति भी गुस्से में आकर विशाल को एक थप्पड़ लगाती है। सुमित दीति को बचाने की बजाय उसके साथ कुछ गंदा करने की बात करता है। ये बात सुनकर दीति बहुत गुस्सा हो जाती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। दीति सेंटर टेबल के ग्लास टॉप के ऊपर गिर जाती है और शीशे में उसका सर फट जाता है। वो मर गया ये समझकर सब बहुत डर जाते हैं। सुमित बाहर आकर उसके बड़े भाई जयदीप मित्र को फोन लगाता है। उसके कहने पर ही वो लोग दीति की बॉडी को फ्रंट सीट से गाड़ी के डिक्की पे शिफ्ट कर देते हैं। रमित तो
कार के फ्रंट सीट पे बेहोश पड़ा था। वो लोग उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने वाले ही थे, तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देता है। वो लोग डर के मारे वहाँ से उस गाड़ी को बिना लॉक के विशाल के कार को लेकर वहाँ से भाग जाते। ये बात सुनकर बिंदा बहुत गुस्सा हो जाती है और ओहना से पूछती है, क्या तुम लोगों ने जानने की कोशिश की थी दीदी तब भी जिंदा थी या नहीं? ओहना कहती है, दीदी मर चुकी थी। वो लोग जयदीप के कहने पर फिर से उस फार्म हाउस पे जाते हैं। रमित के कार को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और जयदीप उसका रेड कलर की कार को लेकर वहाँ आता है। वो लोग रमित को ड्राइविंग सीट पे बिठाकर जयदीप की कार से वहाँ से सभी निकल जाते हैं। ये सब बात सुनने के बाद बिंदा कमिश्नर के रूम में जाती है। कमिश्नर दीदी की बॉडी को ढूंढने के लिए 24 घंटे का मोहलत देता है बिंदा को और कहता है नहीं तो केस सामंत को हैंडओवर कर दिया जाएगा। जो सामंत हर वक्त बिंदा का बुरा चाहता था वो कहने लगता है ये काम बिंदा ही कर पाएगी। अगर बिंदा ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुन के बिंदा थोड़ा आश्चर्य हो जाती है। बिंदा उस झील के किनारे जाती है जिसके कुछ ही दूरी पे वो फार्म हाउस है जहाँ पे दीदी पार्टी करने गई। रमित भी वहाँ गया था। दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं दीदी के बारे में। दीदी के बारे में बात करते करते बिंदा रोने लगती है। तभी वहाँ पे आता है वो इंसान जिसका नाम है सुबल हजरा, जिसका एक टूटा फूटा स्कूटर था जो चोरी हो गया। अमित को पुलिस वाला समझकर बुरा भला कहने लगता है। अमित सुबल से पूछता है उसका स्कूटर कब चोरी हुआ। सुबल कहता है उस दिन जिस दिन उस फार्म हाउस पे जोड़ों की पार्टी चल रही थी। बात सुनकर बिंदा और रमित दोनों चौंक जाते हैं। अगली सुबह उस झील में जाल फेंका जाता है और उस जाल पे सुबल हजरा की टूटी फूटी स्कूटर के साथ दीदी का डेड बॉडी भी उठता है और दीदी के हाथ पे मिलता है एक स्मार्ट वॉच। ये सब देखकर बिंदा पूरी तरह टूट जाती है। अमित भी रोने लगता है। अभी सीन चला जाता है पुलिस थाने पे, जहाँ पे दीदी के सारे दोस्त रमित, रोशनी और विजय भी होता है। बिंदा सभी का फोन ले लेती है, ब्लूटूथ ऑन कर देती है। उस स्मार्ट वॉच की ब्लूटूथ के साथ विजय के फोन की ब्लूटूथ मैच कर जाता है। उस घटना से सभी चौंक जाते हैं। इस घटना से विजय पूरी तरह से टूट जाता है। विजय कहने लगता है उस दिन नशे के हालत में उसको क्या हुआ था उसे कुछ पता नहीं। वो कहने लगता है शादी के सालगिरह के दिन रोशनी का रमित के साथ फ्लर्ट करना, गाड़ी में रोशनी के साथ झगड़ा, उस लड़की का अचानक से रास्ते पे आ जाना, सभी घटना उसके दिमाग पे बहुत असर डाला था। उस अनंत विश्वास विजय से पूछता है दीदी उसको कहाँ पे मिला। इस बात का जवाब बिंदा देती है। वो कहने लगती है दीदी को मरा हुआ समझकर डर के मारे उसके दोस्त उसको कार में बिठाकर दरवाजा लॉक करना भूल गए थे। होश आते ही दीदी वहाँ से निकल जाती है। विजय रोशनी को उसके मायके पे ड्रॉप करके उसी रास्ते से लौट रहा था। अभी वो दीदी को देख पाता है। विजय कहने लगता है मैं दीदी को हॉस्पिटल ले जाने वाला ही था, भी मुझ पे भरोसा किया था। कहने लगती है रमित सर भी बेहोश पड़ा है, उसे भी हमको बचाना पड़ेगा। रमित का नाम सुनते ही विजय को गुस्सा आ जाता है। विजय गाड़ी को घुमाकर एक सुनसान जगह पे दीदी को ले जाता है। विजय कहने लगता है जैसे उस दिन उसके सर पर कोई शैतान कब्जा कर लिया था। वो दीदी से कहने लगता है कि वो बहुत ही अकेला है, उसे थोड़ा प्यार चाहिए। दीदी विजय का इरादा समझ जाती है। वो विजय को दूर हटने के लिए कहती है। विजय उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दीदी कहने लगती है वो उसके माँ को सब कुछ बता देगी, रमित सर को भी बचाना होगा। दीदी के मुंह से रमित का नाम सुनते विजय और भी गुस्सा हो जाता है। दीदी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन विजय उसका गला दबाकर उसको मार देता है। बिंदा गुस्से में कहने लगती है कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो एक घायल बच्ची को खून किया जिसने उस पर ट्रस्ट किया था। विजय को रोता हुआ देखकर अनंत विश्वास कहता है ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो, इसके बाद तुमने क्या किया वो बताओ। इसके बाद वो क्या करेगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाकर एक घर के सामने एक टायर पंक्चर हुआ टूटा फूटा सा स्कूटर देख पाता है और बाजू में ही एक मछुआरे का जाल देख पाता है। वो स्कूटर में दीदी को बिठाकर उस जाल से दीदी को बांध देता है, स्कूटर को झील के पानी में धकेल देता है। अगले दिन सुबह उसको मालूम पड़ता है कि उसका स्मार्ट वॉच खो गया। उस जगह पे पुलिस के रहने के कारण वो उस जगह पे नहीं जा पाया। 2 दिन के बाद जब वो गया तभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर आ जाता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट छेत्री। कहने लगता है दीदी के शरीर से पाया गया फिंगरप्रिंट के साथ विजय का फिंगरप्रिंट मैच करता है। वृंदा विजय से कहती है कि अब कोई भी तुम्हें फांसी से बचा नहीं सकता। विजय कहता है उसे फांसी नहीं होगा और ये कहते ही वो वृंदा का रिवॉल्वर लेकर अपने आप को खत्म कर देता है। रोशनी ये देखकर अपनी आंखों को यकीन नहीं कर पाती। वृंदा एक सुकून की हंसी हंसती है। अंत में वृंदा जाती है गंगा में दीदी की अस्थि को विसर्जन करने के लिए। वृंदा से पूछती है क्या वो जानबूझकर
सोचकर विजय के सामने अपना सर्विस रिवॉल्वर रखे थे। वृंदा कहती है हाँ, क्योंकि दीदी 18 दिन तक पानी में थी। उसके शरीर पे सबूत का नामो निशान नहीं था। अनंत विश्वास ने छेत्री को झूठ बोलने के लिए कहा था। अगर विजय कोर्ट में जाता तो वो बेकसूर खलास हो जाता। मुझे दीदी के खूनी को सजा देना था, इसलिए मैं उसे बार बार फांसी का डर दिखा रही थी। दीदी के माँ बाप उसके अस्थि को गंगा में विसर्जन कर देते हैं। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। वृंदा के कैरेक्टर निभाने वाली शस्तिका मुखोपाध्याय की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है। सभी ने अपना किरदार बाखूबी निभाया है, लेकिन स्वीपर का किरदार निभाने वाला वरिष्ठ अभिनेता परान बंदोपाध्याय की एक्टिंग दिल को छू जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।